हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो सेशन के साथ जिसमें हम लोग तैयारी करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिसंबर 2012 की। कल मध्यकालीन भारत का इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2012 का पार्ट 1 आ चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जा कर के देखें। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2012 का पार्ट 2 है जिसे हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के महत्व को आप लोग भली भांति जानते होंगे। जितने विद्यार्थी नए हैं और एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनटीए यूजीसी के नेट के एग्ज़ाम में कभी कभी सीधे तौर पर भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी इनडायरेक्टली रूप से भी आपको वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, कभी कभी उसके ऑप्शंस को ही सवाल बना के पूछ लिया जाता है। तो निश्चित रूप से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गहन अध्ययन करते हैं तो आप अपने आप को एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में औरों की भीड़ से आगे पाएंगे, है ना, खुद को आगे पाएंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 तो कल आ चुका है और आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। अच्छा, जो भी मैं सेशन लेता हूँ, जैसे कि प्राचीन भारत का भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो मैं हर वीडियो के थंबनेल में, हो सकता है कि उसके टाइटल में आपको समझ में ना आए, तो हर वीडियो के थंबनेल में मैं यहाँ पर ज़रूर लिख देता हूँ कि ये किस साल का है और किस ईयर का पेपर है, किस मंथ का पेपर है, वो पेपर मैं ज़रूर लिख देता हूँ। ये भी लिख देता हूँ कि वो पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, लोगों को किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। और ये भी लिख देता हूँ कि प्राचीन है कि मध्य है, तो आप उसके थंबनेल पे आपको पर्याप्त जानकारी मिली रहती है। आप वहाँ से अपनी जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं जितने भी प्रकार के पीडीएफ नोट्स होते हैं या किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन होता है वो मैं इसी ग्रुप में उपलब्ध कराता हूं। और ये हमारे चैनल का लिंक है, यूट्यूब चैनल का। आप पहले कंप्लीट इस सेशन को देख लें। यदि आपको, अगर आप इतिहास सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं और आपको इस सेशन को देखने के बाद कुछ लगता है कि वाकई आपको 5% 10% किसी भी प्रकार की हेल्प हुई है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, है ना। अन्यथा अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौ की नीति पर आधारित था। ठीक है, जब भी कभी अधिकतन और तर्क आए तो हमें यहाँ पर बीच में क्योंकि शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शब्द का जो इस्तेमाल होता है उससे आप अभिकथन और तर्क दोनों को जोड़ने का काम कर सकते हैं, जोड़कर पढ़ने का कार्य कर सकते हैं और आपको ये प्रश्न सॉल्व करने में बहुत ही मदद मिलता है। ठीक है, तो बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौ की नीति पर आधारित था क्योंकि ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। तो बलबन ने ही राजत्व सिद्धांत दिया था जिसमें रक्त एवं लौ की नीति थी। ठीक है ना, रक्त और लौ की नीति के आधार पर ही उसने राजत्व का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन ए जो है ये तो बिल्कुल सही है। आइए पढ़ते हैं दूसरा, ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। यह बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो सही कूट होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आपको मध्यकाल के शासक यानी दिल्ली सल्तनत के शासक दिए गए हैं, मुगल काल के भी शासक हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन है जिन्होंने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कोई भी शासक नहीं है जिसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध किया था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने सेना में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। किसमें बढ़ावा दिया था? सेना में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। सेना में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। ठीक है ना, बढ़ावा दिया था। ठीक है, और क्या किया था फिरोज शाह तुगलक ने? फिरोज शाह तुगलक ने सैनिक पद और जागीर को वंशानुगत कर दिया था। ठीक है, जो भी सैनिक पद होते थे, सैनिक पद और जागीर, है ना, इसको क्या कर दिया?
वंशानुगत कर दिया, जागीर को वंशानुगत कर दिया, वंशानुगत कर दिया था। ठीक है, तो ये सारे कार्य जो हैं फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। तो यहाँ एक बात आप ध्यान रख लें कि भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को अवैध किसने किया था, तो किसी ने नहीं किया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, उसने सेना में भ्रष्टाचार को पैदा किया था। ठीक ना, इस बात को क्लियर करेंगे, इसे भी आप लोग नोट कर लें, कॉपी किताब लेकर बैठें, जो भी मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स उसे ज़रूर नोट करते चलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है। ठीक है, तो हमें इसे सही कालक्रम में कूट लगाना है, तो आइए सही कालक्रम में कूट लगाएं। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहला नंबर जो है वो है ख्वाजा अली हुजबिरी का। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं शेख बदरुद्दीन समरकंदी। ठीक है, ये इनका स्थान दूसरे नंबर पर है कालक्रम के हिसाब से। तीसरे स्थान पर आते हैं शाह नियामतुल्लाह कादरी। ठीक है, और चौथे स्थान पर है ख्वाजा बकी बिल्लाह। ठीक है ना, तो ये तो 1 2 3 4 सीरियल वाइज ही हो गया। तो हम अपने कूट में देखेंगे, जिस भी ऑप्शन में 1 2 3 4 सीरियल वाइज होगा वही हमारा सही उत्तर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित नगरों के नामों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसे भी हमें सही कालक्रम में लगाना है स्थापना के हिसाब से, है ना, पहले कौन आया फिर कौन आया फिर कौन आया। तो इसमें जो सबसे पहले आया है वो है 1303 में सीढ़ी। ठीक है ना, कौन आया है 1303 में सीढ़ी। इसकी स्थापना किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी इसकी स्थापना, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है दूसरे नंबर पर है तुगलकाबाद। ठीक है ना, तुगलकाबाद की स्थापना हुई थी 1320 में। कब हुई थी, 1320 में। इसकी स्थापना किसने की थी, गियासुद्दीन तुगलक ने। स्थापना किसने किया था, गियासउद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जापाना नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, तो जापाना नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय है वो कब से कब तक है, वो 1325 से 1351 तक है। 1325 से 1351 तक। ठीक है, उसके बाद खिजराबाद की स्थापना हुई। खिजराबाद की स्थापना जो स्थापनाकर्ता वो थे खिज्र खां। ठीक है ना, कौन थे, खिज्र खां। इन्होंने ही खिजराबाद की स्थापना की, और इनका जो समय है वह है 1414 से 1421 तक। ठीक है, 1414 से 1421 तक। तो अब हम लोग यहाँ पर जो साल लिखा गया है, ईयर को ध्यान में रखते हुए, है ना, सालों को ध्यान में रखते हुए हम अपने सही कूट तक पहुँच सकते हैं। तो आइए साल के हिसाब से सही कूट तक पहुँचें। 1303 है, उसके बाद 1320 है, फिर 1325 से 1351 है, फिर 1414 से 1421 है। तो ये जो सीरीज़ वाइज अगर हम कूट सही लगाएं तो वो कूट है ऑप्शन नंबर डी में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में युद्ध में, है ना, तोप और बंदूक। ठीक है, तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतया किया गया था। तो किन के द्वारा किया गया था, तो ये जो है बाबर के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, ये बाबर के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था उपयोग। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ फैक्ट्स जान लें। बाबर क्या है, बाबर कौन थे, तो बाबर जो थे, बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। मुगल वंश के संस्थापक थे, है ना। और बाबर के पुत्र का क्या नाम था, बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं। ठीक है, बाबर के पुत्र का क्या नाम था, हुमायूं।
और हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर, ठीक है ना। हुमायूं के ही पुत्र का नाम था अकबर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर और औरंगज़ेब के शासनकाल में भू राजस्व, ठीक है ना, यानी कि भूमि का राजस्व, भू राजस्व की दर का सही क्रम चुनिए, ठीक है। तो हमें सही क्रम चुनना है। तो अलाउद्दीन के समय 50% था भू राजस्व, फिरोज शाह तुगलक के समय भी 50% था भू राजस्व, केवल अकबर के समय में भू राजस्व 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा था। वापस से औरंगज़ेब के समय फिर से 1/2 यानी कि हाफ, है ना, 50% भू राजस्व लिया जाता था। तो अलाउद्दीन, फिरोज और अकबर और औरंगज़ेब के हिसाब से सही कूट हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के निम्नलिखित ऐतिहासिक कार्यों में से कौन सा कार्य गद्य में है? तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि किरानुस्सादैन, नूह सिपहर और अंशिका और खोजाइन फतू, ये चारों की चारों रचना अमीर खुसरो की ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कौन सा गद्य में है? तो गद्य में जो है वह है खजाइन फतू। कौन सा है? खजायुल फतू गद्य में है, गद्य में लिखा गया है। और इसमें क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसमें क्या लिखा गया है, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक व्यवस्था का वर्णन है, ठीक है ना। सैनिक व्यवस्था का वर्णन किस में मिलता है? तो खजाइन फतूह में मिलता है, ठीक है। और ये किस में लिखा गया है? ये गद्य में लिखा गया है, ठीक है ना। और इसी पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चरवाहा, ठीक है ना, युग विजेता, ठीक है, और विश्व का सुल्तान कहा गया है, विश्व का सुल्तान कहा गया है। लेकिन किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है अपनी पुस्तक में। किस पुस्तक में? खजाइनुल फतूह में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट्स करें। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो इनमें से किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने खानवा की लड़ाई के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा की लड़ाई कब हुई थी? यह हुई थी 16 मार्च 1527 में, ठीक है ना। कब हुई थी? 16 मार्च 1527 में। किन के बीच हुई थी? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुई थी, ठीक है। और इस युद्ध में बाबर क्या हुआ था? विजयी हुए थे, ठीक है। तो इसी विजय होने के उपलक्ष्य में बाबर ने गाजी की उपाधि को धारण किया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से कथन और तर्क आ गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ क्योंकि जोड़ देना है, ताकि दोनों को मिला के पढ़ने में हमें आसानी हो, दोनों के रिलेशन बैठाने में हमें आराम हो, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। हुमायूं के साम्राज्य, जिसमें उसके अपने कार्य भी शामिल हैं, से संबंधित घटनाओं का विश्वसनीय कालक्रम नहीं है, ठीक है ना, विश्वसनीय कालक्रम नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए, क्योंकि घटनाक्रम के उचित अध्ययन से पता चलता है कि हुमायूं की आकर्मण्यता की तथाकथित अवधि उस अवधि से बहुत कम है जो बताई गई है। यह बात भी बिल्कुल सही है ना, यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों बात का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे कथन को चिन्हित करें जो सही नहीं है, अन्यथा क्या है? गलत है। तो कौन सा पद इसमें गलत है? आइए पढ़ते हैं।
तो पेशवाओं के काल में मराठा राजत्व एक मजबूत परिसंघ में बदल गई थी। ये बात बिल्कुल सही है कि जब पेशवा लोग आ गए थे, है ना, शिवाजी के बाद पेशवाओं का काल आया, तो उसमें मराठा राजत्व का जो है एक मजबूत एक परिसंघ में बदल गया था। उसके बाद क्या हो गया था कि पेशवा ने स्वराज क्षेत्र में सरदारों का नया वर्ग तैयार किया था, जो कि एक मजबूत वर्ग था। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और पेशवा का पद अनुवांशिक भी बन गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, कि पेशवा मूलतः शाही परिषद के नहीं थे, ये बात गलत है ना। पेशवा मूलतः जो होते थे वह शाही परिषद के ही होते थे, ठीक है ना, शाही परिषद के ही होते थे। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दिया गया है कि नहीं थे, तो यही बात गलत है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या नहीं है, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, और जो गलत है वही हमारा उत्तर सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल के अकबरनामा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ भी सही नहीं है पे पूछा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं जल्दी जल्दी में सही है पढ़ लेते हैं और नहीं पढ़ते हैं, है ना, और इसी कारण हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के मिस्टेक कर देते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करें। तो क्या कहता है अबू फजल के अकबरनामा के बारे में कि उसने सामान्यतः अपने स्रोत का उल्लेख नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही है कि अकबरनामा जब अबू फजल ने लिखा था, तो अबू फजल के द्वारा रचित अकबरनामा में उसने अपने किसी भी प्रकार के स्रोत का उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। और उसमें उसने कुछ अपरिपक्व टिप्पणियाँ भी की हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अकबरनामा में उसने कुछ अपरिपक्व टिप्पणियाँ भी की हैं, और उनका सामान्यीकरण भी नहीं किया, उनका जनरलाइजेशन भी नहीं किया है। लेकिन ये सवाल, ये जो ऑप्शन नंबर डी है कि वह कभी भी पंथ निरपेक्ष नहीं रहा, ये बात बिल्कुल गलत है। वह पंथ निरपेक्ष थे, है ना, वह पंथ निरपेक्ष थे, ऐसा नहीं कि वह पंथ निरपेक्ष नहीं थे। तो हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ए बी सी तीनों को मिला के पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। अकबरनामा आगे में जोड़ लें, अकबरनामा जिसमें उसने सामान्यतः अपने स्रोत का उल्लेख नहीं किया है, एवं उसने कुछ अपरिपक्व टिप्पणियां भी की हैं, किसमें, अकबरनामा में ही, ठीक है। और वो अकबरनामा में ही उसने किसी प्रकार का सामान्यीकरण नहीं किया था। अब अकबरनामा से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो अकबरनामा है इसके 3 भाग हैं, ठीक है ना। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। तो जो पहला भाग है इसमें तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासक का वर्णन है, ठीक है ना। हुमायूं तक के मुगल शासक का वर्णन है, ठीक है। तो तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासक का वर्णन है। इसका दूसरा भाग, ठीक है ना, इसका जो दूसरा भाग है उसमें मुगल काल में जितने भी शासक हुए, है ना, मुगल शासकों का इतिहास है। दूसरे भाग में मुगल शासकों का इतिहास है, ठीक है, मुगल शासकों का इतिहास है। और तीसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में अकबर के 1602 तक के इतिहास का वर्णन है, ठीक है ना, 1602 तक के इतिहास का वर्णन है, ठीक है। तो ये है अकबरनामा से जुड़े फैक्ट्स। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, सुश्री A.S. बेवरीज द्वारा अंग्रेजी में अनुदित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक क्या था, ठीक है ना। तो जो शीर्षक है वह ना बाबरनामा था, ना वाक़ियात बाबरी था, ना तुजुके बाबरी था, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। उसका शीर्षक था मेमोरीज ऑफ बाबर, मेमोरीज ऑफ बाबर, ठीक है, मेमोरीज ऑफ बाबर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर हमें मिलान करने के लिए दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से। यदि आप सतीश चंद्र की बुक पढ़ते हैं या आप हरीश चंद्र की बुक पढ़ते हैं तो आपको पीछे में कुछ दिल्ली सल्तनत की या मुगल सल्तनत की या मध्यकालीन भारत में उपयोग होने वाली कुछ शब्दावली दी गई रही होती हैं। अगर आपने उस पुस्तकों को पढ़ा होगा तो उस शब्दावली का उसके सामने अर्थ भी दिया रहता है। जैसे खम्स क्या
खिराज क्या है, जजिया क्या है, ज़कात क्या है ना, रियात आला क्या है, दीवान इंशा क्या है, दीवान रसालत क्या है, दीवान रियासत क्या है, ये सारी चीज़ें, उन सब का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उसी तरह ये शब्दावली दी गई है और उसका यहाँ अर्थ दिया गया है और हमें उस शब्दावली का अर्थ मिलान करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग ये मिलान करें। अब जैसे ज़ब्त, ठीक है, तो ज़ब्त का जो अर्थ होता है वो होता है भूमि के माप की मुगल प्रणाली। ठीक है ना, भूमि के माप की मुगल प्रणाली, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है जब्त का। ठीक है, उसके बाद है देशमुख। देशमुख क्या होता है? देशमुख राजस्व अधिकारी को देशमुख कहा जाता था। ठीक है, वतन क्या होता है? वतन होता है अनुवांशिक भूमि पर अधिकार, उसे वतन कहते हैं। और इजारीदारी का मतलब क्या होता है? राजस्व ठेके की प्रणाली। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो मिलान किया, इस मिलान के हिसाब से सही कूट तक पहुंचना हमारे लिए आसान है। तो मिला करके आप लोग देख लें, ये ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद, ठीक है ना, किसकी बात हो रही है? दोहरे गुंबद का प्रयोग क्यों किया जाता था? तो भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया जाता था भवन की ऊंचाई बनाए रखने के लिए। ठीक है ना, किसके लिए किया जाता था? भवन की ऊंचाई को बनाए रखने के लिए किया जाता था। और दोहरे गुंबद का पहली बार प्रयोग कब हुआ है? ठीक है ना, पहली बार जो प्रयोग हुआ वह किसके लिए हुआ? वह हुआ सिकंदर लोदी के मकबरे में, है ना। पहली बार प्रयोग किस में हुआ? सिकंदर लोदी के मकबरे में। ठीक है, तो पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ दोहरे गुंबद का? सिकंदर लोदी के मकबरे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, भारत में तसव्वुफ का मुख्य योगदान क्या है? तो तसव्वुफ भी क्या है? एक प्रकार का मध्यकालीन शब्दावली है जिसका कुछ अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है मानवता की सेवा। क्या होता है? मानवता की सेवा, जो कि कैसा मत है? एक प्रकार का सूफी मत है ना, एक प्रकार का सूफी मत है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का क्या था? तो मुस्लिम काल में जो प्रचलित शाहरुखी सिक्का जो था वह चांदी का सिक्का होता था। ठीक है ना, वह कौन सा सिक्का होता था? चांदी का सिक्का होता था। और शाहरुखी सिक्का को किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था। ठीक है ना, बाबर ने शाहरुखी सिक्का चलाया था, शाहरुखी सिक्का चलाया। ठीक है ना, शाहरुखी सिक्का चलाया। कहाँ चलाया? काबुल में। ठीक है ना, कहाँ चलाया? काबुल में। ठीक है, बाबर ने शाहरुखी सिक्का काबुल में चलाया। और कांधार में कैसा सिक्का चलाया? कांधार में बाबरी सिक्का चलाया, बाबरी सिक्का कांधार में, और काबुल में शाहरुखी सिक्का चलाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुगल पेंटिंग की विशेषता नहीं है? मुगल पेंटिंग की विशेषता कौन सी नहीं है? तो पढ़ते हैं ऑप्शन। आध्यात्मिक और रहस्यवादी तत्वों का संयोजन, ये बात बिल्कुल सही है। मुगल पेंटिंग में हमें आध्यात्मिक और रहस्यवादी तत्वों का संयोजन देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं, मूलतः इस्लाम के प्रचार के लिए, ये हो भी सकता है और नहीं भी। चलिए आगे पढ़ के देखते हैं। रूप चित्र और लघु चित्र, हाँ ये तो बहुत फेमस था ही, जहांगीर के समय में भी ये बहुत फेमस था, रूप चित्र और लघु चित्र। तो मुगल पेंटिंग की ये तो विशेषता थी ही। और दरबारी और अभिजात वर्ग के लिए भी बनाई जाती थी, यानी कि इन सब में ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये विशेषता नहीं थी। ठीक है ना, मुगल काल में मुगल पेंटिंग की विशेषता इस्लाम धर्म के या इस्लाम के प्रचार के लिए मुगल पेंटिंग्स को नहीं बनाया जाता था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इसका, तो चूँकि नहीं पूछा गया है। और चित्रकला का जो स्वर्णिम काल था वह किसका था? चित्रकला का जो स्वर्णिम काल था वो था जहांगीर के समय का, है ना। जहांगीर खुद भी चित्रकला के बहुत शौकीन थे। इनके समय में उस्ताद मंसूर, है ना, ये सब जो थे बहुत ही सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। ठीक है, जहांगीर के समय में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राज्य की सांस्कृतिक और विचारात्मक ढांचे के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो आइए इन कथनों को पढ़ें और पता लगाएं कि कौन सा कथन सही नहीं है।
ठीक है। तो पूरे मुगल काल में केंद्रीय शक्ति और क्षेत्रीय विशिष्ट वर्ग के बीच सुलह और समायोजन की सतत प्रक्रिया रही। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आगे पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान विकेंद्रीकरण के कारण साम्राज्य के संसाधनों पर एकाधिकार करने के लिए नव अभिजात वर्ग का अभ्युदय हुआ। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मुगलों की केंद्रीकरण की प्रक्रिया से संगठित प्रतिद्वंदी सिद्धांतों के अस्तित्व के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। ये बात गलत है, ठीक है ना, ये बात गलत है। और मुगल कालीन भारत में शक्ति के विसरण की संभावना हमेशा रही। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो हमसे सवाल क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। देखिए बार बार सही नहीं है पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो आप लोग भी नहीं है पे ध्यान ज़्यादा देंगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चे सही पढ़ते हैं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं और उसमें प्रश्न उनका गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एलिफेस्टन ने कहा था, ठीक है। तो ये कथन किसका था? ये कथन था ईश्वरी प्रसाद का, ठीक है ना। ईश्वरी प्रसाद का कहना था, मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एलिफेस्टन ने कहा था। और इनका यह भी कहना था कि वह सबसे योग्य, पागल नहीं था लेकिन सबसे योग्य और शिक्षित था, और शिक्षित शासक था, है ना, सबसे योग्य और शिक्षित शासक था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अववाब, ठीक है ना। अववाब से क्या तात्पर्य है? तो अववाब भी क्या है? एक प्रकार की शब्दावली है जो कि मध्यकालीन इतिहास में दी गई है। तो अववाब क्या होता था? तो जो अववाब होता था वह सामंतों द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त कानूनी प्रभार होते थे, ठीक है ना। सामंतों द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त कानूनी प्रभार होते थे, उसे ही अववाब कहा गया है। और अववाब एक प्रकार का स्थानीय कर होता था, ठीक है ना, लोकल टैक्स, स्थानीय कर होता था, ठीक है, स्थानीय कर होता था, जो कि शेर शाह सूरी के समय से लगाया गया। किसके काल में लगा? शेर शाह सूरी के काल से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं है, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। और इस आखिरी क्वेश्चन को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर इस सेशन को देखने में आपको ज़रा सा भी हेल्प हुई है, अगर आपको लगा है कि ये वीडियो वाकई अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव है और आपको इससे फ़ायदा पहुँच सकता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आइए आज के अंतिम सवाल को पढ़ने का कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति में आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये टिप्पणी की थी रोमिला थापर जी ने। रोमिला थापर क्या है? एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, ठीक है। इन्होंने एनसीईआरटी में भी काम किया है, इनकी 6 क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी भी आती थी, ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी इन्होंने बुक लिखा है, ठीक है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है रोमिला थापर जी का, ठीक है। तो यहाँ आज का सेशन होता है हमारा समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए बिंदास हिस्ट्री के साथ, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अपनी तैयारी को दें एक बेहतर मार्गदर्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।